नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एसपी सिंह जीएस ऑफिशियल। आज हम लोग नेशनल मूवमेंट के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उस बारे में पढ़ेंगे। कामगाटा मारू प्रकरण, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसके लिए अभी हाल ही में 2016-17 की बात है, जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने इस घटना के लिए सामूहिक तौर पर लोगों से माफी मांगी, भारतीयों से, मूलतः पंजाबियों से। तो कामगाटा मारू प्रकरण क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। कामगाटा मारू प्रकरण जब भी बात आती है तो ये कई सारी चीजें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि भाई कामगाटा मारू क्या है, तो उसमें दे देगा शिप है, जगह का नाम है, कोई आइलैंड है या इस तरह की चीजें दे देगा। तो क्या है, ये एक जहाज का नाम था, एक शिप का नाम था जो एक भारतीय मूल के निवासी गुरुदत्त सिंह ने जापान से खरीदा था भारतीयों को ले जाने के लिए कनाडा। उसको हम थोड़ा सा एक बार ऐसे पढ़ लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, याद करने में हमें आसानी भी जाएगी। कामगाटा मारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों को प्रवेश से संबंधित था। कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश से वर्जित कर दिया था जो सीधे भारत से नहीं आए थे। भारतीय मूल के व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने एक जहाज कामगाटा मारू नाम की जापानी जहाज को खरीदा था और साउथ ईस्ट एशिया से 376 यात्रियों को बैठाकर वैंकूवर, मतलब कनाडा का पोर्ट है वैंकूवर, वहां पे की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। लेकिन कामगाटा मारू जहाज के वैंकूवर पहुंचने से पहले ही कनाडा सरकार ने उसके प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया और पुलिस की घेराबंदी होगी और जहाज से कोई भी नीचे नहीं उतर पाया। ठीक है, दो तीन चीजें यहां पे जान लीजिए। पहली बात तो ये कि जिस तरह आज के दौर में, जिस ग्लोबलाइजेशन के दौर में जितना इजिली आप किसी भी कंट्री में विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ 50, 60, 70, 80 साल पहले ये स्थिति नहीं थी। पहले जो आने जाने को लेकर के बहुत तरह के ऑब्लिगेशंस होते थे कि आपका ये क्लियरेंस, वो बहुत सारी चीजें होती थी। इतना ग्लोबलाइज ना होने की वजह से बहुत सारे कंडीशंस होते थे। तो यही इस केस में यही हुआ कि जो कनाडा के जा रहे थे जो लोग, वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारत से वो लोग जा रहे थे, भारतीय मूल के और भी कंट्रीज से, जैसे कि ये जो जहाज ये खरीदे, ये भारत से ही सिर्फ नहीं गई, ये जापान होकर के, हांगकांग होकर के, भारतीय ऐसे कई जगहों से गुजरी और वहां पे जो भी भारतीय मूल के निवासी थे उन सभी लोग उसमें, उस जहाज में आए। तो कनाडा की सरकार ने, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरह का कुछ लॉ अपना दिया, कुछ डिसीजन दिया, जिसके कारण जो डायरेक्ट भारत से न आया था सिर्फ उन लोगों को एंट्री होगी ऐसा बोला और बाकी लोगों की नहीं होगी। तो उसमें क्या हुआ, जब बाकी लोगों की नहीं होगी तो उसी जहाज को वहीं पे वैंकूवर में ही रोक दिया गया कि अब कोई इससे उतर नहीं सकता। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली, ये पूरा इसका मामला था। उसके बाद क्या हुआ, जब रोक दिया गया तो फिर कनाडा में यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए एक समिति का गठन किया गया। सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह की अगुवाई में एक शोर कमेटी, तटीय कमेटी, शोर मतलब हल्ला गुल्ला वाला शोर नहीं, शोर मतलब तट, तो तटीय कमेटी का गठन किया गया जिसने चंदा एकत्र करके कानूनी लड़ाई की योजना बनाई। तो ये जो शोर कमेटी का गठन हुआ, कई बार पूछता है ये किससे संबंधित है, तो कामगाटा मारू प्रकरण से संबंधित था। और इसने क्या किया, इसने कानूनी लड़ाई के लिए भी की वजह से भी इसका गठन हुआ कि कानूनी लड़ाई इन लोगों के लिए लड़ी जाए। और दूसरा, इनको जो फिजिकल नीड थी, भाई चारों तरफ से बंद कर दिया, वो कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, महीने भर की जर्नी थी, आए थे लोग, तो उनका जो भी भोजन, बाकी सारी व्यवस्था करना था, वो सारा शोर कमेटी द्वारा किया गया। कनाडा सरकार ने के सख्त रवैये के कारण कामगाटा मारू वैंकूवर की जल सीमा छोड़ना पड़ा और अंग्रेजों ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। उसके बाद वहां से फिर अब तो एंट्री नहीं मिली वहां पे, वापस फिर कलकत्ता आया जहाज, और कलकत्ता आने के बाद फिर एक और दिक्कत हुई। उसके बाद वहां पे जब बजबज पोर्ट पे आई कलकत्ता पहुंचते ही कुछ यात्रियों और पुलिस के मध्य झड़प हो गई, जिसमें करीब 18 यात्री मारे गए और शेष यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। तो हुआ ये कि कलकत्ता जब आए ये लोग, तो भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत आसानी से उनको जाने का मौका दिया गया। वहां भी पुलिस चारों तरफ से घेर के रखी थी
कि उनको ये संशय हो गया था कि ये जो है क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित लोग हैं, इस तरह का ब्रिटिश गवर्नमेंट को अंदाजा लग रहा था। तो इसलिए उसने घेर लिया। पहले से ही 2 महीने से वो लोग जर्नी में है, और इसके बाद जब यहाँ भी उतरने नहीं दिया गया तो फिर हाथापाई हुआ, फिर गोलियां चली, और उसमें 18 यात्रियों की मृत्यु हो गई। इसी घटना को हम कामगाटा मारू प्रकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस कारण से हुआ? तो उसके पहले एक रोलेट एक्ट आया, उसके कारण हुआ। तो रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट एक इस तरह का कानून था जिसने प्रशासन को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतना अधिकार दे दिया था कि वो किसी पे भी अगर संशय है कि कोई क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त है तो उसको जेल में डाल सकता है 2 साल के लिए। उसकी ना कोई सुनवाई होगी, ना लॉयर होगा, ना कुछ होगा। तो इसीलिए इसका बहुत विरोध हुआ, इस कानून का बहुत विरोध हुआ पूरे भारत में। पंजाब में भी विरोध हुआ। वही शांतिपूर्वक लोग विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को इसी केस में गिरफ्तार कर लिया गया 2 वर्ष के लिए। तो ये लोग बहुत लोकप्रिय नेता थे पंजाब के, तो लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इसके बाद जब प्रदर्शन चल रहा था तो फिर क्या हुआ कि इससे भारतीय प्रदर्शनकारियों में आक्रोश पैदा हुआ, और 10 अप्रैल को हजारों की संख्या में अपने नेताओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए निकले थे। फिर भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न घटे, इसके लिए वहां पे मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, मिलिट्री रूल लगा दिया गया पंजाब में। पहले ये लोग गिरफ्तार हुए, लोगों ने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन को देख करके सरकार डरी कि इसको कैसे रोकना होगा। फिर उसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ जब लगाया गया उसके अगले दिन 13 अप्रैल को बहुत बड़ी भीड़ एक जलियांवाला नाम से बाग था वहां पे इकट्ठा हो गई। अब ये इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा इसलिए भी हो गई क्योंकि ग्रामीण परिवेश के लोग थे, लोगों को अभी इतना नहीं पता था कि मार्शल लॉ जैसी चीज लगी हुई है, अन्यथा इतने लोग नहीं इकट्ठा हुए होते। तो इसके बावजूद जब इतने लोग इकट्ठा हुए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो मार्शल लॉ लगा हुआ उनके पास तो अथॉरिटी मिल गई कि हम अब कोई एक्शन ले सकते हैं। इसके बाद जो है जनरल रेगिनॉल्ड डायर जो मार्शल लॉ जिसने लगाया गया था उसके लिए ब्रिगेडियर जनरल को इसको दे दिया गया था, इसके हाथों सौंप दिया गया था वहां का व्यवस्था। तो उसने क्या किया, जनरल डायर ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया गोली मारने का, और उसके बाद ही ये सारी घटना हुई जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे सभी लोग शामिल थे। और एक सिर्फ एग्जिट था निकलने का, उसको भी उसने वहां पे भी पुलिस बल को तैनात कर दिया कि वहां से कोई निकल ना पाए। तो ये इस नरसंहार को ही हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और इसके बाद हुआ ये कि बहुत सारी चीजें, उसके बाद ही तुरंत 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड ने असहयोग आंदोलन को ट्रिगर किया और तुरंत असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। उसके बाद 1919 में जस्ट ये घटना के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड पद को, जो उनको नाइटहुड पद की उपाधि मिली थी, उसको वापस कर दिया। जब बहुत विरोध हुआ तो उसके बाद जो है सरकार ने हंटर कमीशन, हंटर आयोग का गठन किया, जिसने 1920 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और रिपोर्ट में जनरल डायर के कार्यों की निंदा की और उसे सेना से इस्तीफा देने का आदेश दिया। बस इतना हुआ, किसी तरह की सजा नहीं मुकर्रर हुई उसे, बस उसकी निंदा तक की गई। इसके बाद जो है नाराज होकर के 1940 में सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी। अब यहाँ पे एक चीज हम जान लें, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार लोगों को, और ये इसलिए एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे जनरल डायर की जो हत्या की उधम सिंह ने, वो जनरल डायर नहीं था जिसने वहां पे आदेश दिया गोली चलाने का। ये वो जनरल डायर था जो उस समय गवर्नर था पंजाब का, क्योंकि उसने मार्शल लॉ लगाया था, तो उसकी गोली मार के हत्या की गई, न कि जिसने आदेश दिया था। वो अपने ही मौत मरा पैरालाइज्ड होकर के। तो ये हमारा रहा क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद चौरी चौरा कांड आता है, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है 1922 की। असहयोग आंदोलन अपने चरम पे था, बिल्कुल असहयोग आंदोलन सही ढंग से चल रहा था, लोग मोबिलाइज थे। इसी में
इसी विरोध प्रदर्शन में गोरखपुर के पास चौरी चौरा में एक बहुत बड़ी भीड़ प्रदर्शन करती हुई जा रही थी, जिसपे अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें 1 या 2 किसान की मृत्यु हो जाती है। फिर पूरी गुस्साई भीड़ ने वहां पे इस थाने को चारों तरफ से घेर लिया और आग लगा दी, जिससे बहुत सारे पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए। 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई। इस घटना को हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत एडवर्स हुआ। एडवर्स इस लिहाज से हुआ कि गांधी जी इस घटना से बहुत नाराज हुए, क्योंकि वो अहिंसक आदमी थे और इतने लोग मर गए। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिसके बाद बहुत सारे शीर्ष नेताओं जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे बहुत सारे नेताओं ने गांधी जी के इस कदम की बहुत आलोचना की, लेकिन फिर भी आंदोलन को वापस ले लिया गया। देश के विभिन्न भागों में मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई और स्थिति का लाभ उठाते हुए क्या किया गया, फिर जैसे ही इन्होंने आंदोलन बंद कर दिया गांधी जी ने, जैसे चीजें नॉर्मलाइज हुई, फिर गांधी जी को भी उठा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया। क्योंकि उस समय जब आंदोलन चल रहा है, पूरे लोग मोबिलाइज हैं, उस समय शीर्ष नेता को अगर आप डाल देंगे तब तो बहुत और समस्या हो जाएगी। तो उस समय ही डाला गया। जब आंदोलन बंद हो गया, सब कुछ नॉर्मलाइज हुआ, उसके बाद गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। ठीक है। चौरी चौरा कांड के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है काकोरी कांड। काकोरी ट्रेन कांड, या अभी इसको चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन नाम कर दिया गया है। यूपी गवर्नमेंट ने, योगी गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया। कांड को थोड़ा नेगेटिव कनोटेशन में लिया जाता है, इसलिए काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया गया है। तो इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ था कि इसका बैकग्राउंड जान लीजिए। पहले क्या, देखिए, एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में एक संस्था गठित की गई कानपुर में सचिंद्र सान्याल की अध्यक्षता में किया गया, जिसके मेंबर्स बहुत सारे लोग थे। चंद्रशेखर आजाद से लेकर के राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और बहुत सारे मेंबर थे। जो थोड़ा उग्र विचारधारा के लोग थे, वो सारे लोग इसके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर हुए। उसने वो क्रांतिकारी गतिविधि चलाने के लिए, किसी भी संस्था को अगर आपको चलाना है तो फाइनेंस उसका बैकबोन है। अब उनको धन की आवश्यकता थी, वो कहां से लें? तो इसके लिए इन लोगों ने प्लान किया कि हम क्यों ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के खजाने को लूटें। तो इसमें इन लोगों ने प्लान किया। उस प्लान के तहत ही ये हुआ काकोरी ट्रेन एक्शन। इसमें क्या था कि एक ट्रेन जो है शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी, जिसमें पता लगा था इन क्रांतिकारियों को कि उसमें ब्रिटिश खजाना है। तो लखनऊ के जस्ट पहले एक छोटी सी जगह काकोरी पड़ती है, वहां पे इसको ट्रेन को रोक करके और वहां पे इसको लूटा गया। इसीलिए इसको बोलते हैं काकोरी ट्रेन कांड। और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं, और उसके बाद क्या हुआ, क्या रिएक्शन रहा, किस तरह की चीजें फिर हुई। तो अब इस डकैती कार्रवाई को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जैसा कि अभी हमने बात किया, उसने अंजाम दिया। उसके बाद, इसके बाद जब ये चीजें सामान्य जन को पता लगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लगी, तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी ना। आप सरकार के खजाने को लूट लें तो ये एक बहुत बड़ा घटना है। ये तो सरकार के मुंह पे तमाचा है, और लोगों को के अंदर और एनर्जी आ जाएगी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने की, कि ये तो कुछ नहीं कर पा रही। तो अब गवर्नमेंट को मिसाल पेश करना था इन लोगों के खिलाफ। फिर उसके बाद बहुत मुकदमा चला, हजारों, मतलब सैकड़ों लोग जगह लीगल इलीगल छापे पड़े, जिसमें 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई, जिसमें अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को दे दिया गया, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दे दी गई, और रोशन सिंह को इलाहाबाद में। तो ऐसे चारों लोगों को फांसी पे लटका दिया गया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी रिसेंटली, अभी हमने जो बताया, काकोरी कांड का नाम बदल के क्या कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। तो ये हुआ। इसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे। इसमें चंद्रशेखर आजाद मतलब डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व थे, लेकिन इनडायरेक्टली प्लानिंग वो इन्वॉल्व थे, लेकिन उनको पुलिस पकड़ नहीं पाई, वो अंडरग्राउंड हो गए, तो इसलिए वो उस समय बच गए। उसके बाद 1930 का केस है लाहौर कांड। ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये वही कांड है जिसमें भगत सिंह
और सुखदेव, राजगुरु, तीनों लोगों को फांसी दे दी जाती है। ये वही घटना है। तो इसमें क्या हुआ, ये फिर इसमें भी एक और चीज जान लीजिए कि अभी हमने बात की थी एचआरए की। एचआरए में इतना धरपकड़ हुआ कि 1924 में गठन हुआ और ये सारे लोगों को फांसी हो गई। ये इस दौरान बिल्कुल लगभग समाप्त हो गया। तो दोबारा 1928 में चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में फिरोज कोटला मैदान में इसकी एक बैठक होती है और उसको दोबारा इसको रिवाइव करने के लिए HSRA इसका नाम कर दिया जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें भगत सिंह और भी उनके क्रांतिकारी मित्र आए थे। तो उस बार फिर इसको रिवाइव करने का प्लान किया गया और भगत सिंह बहुत ही मोटिवेटेड थे। ये जो ये घटना घटी थी काकोरी की, वो इतना उस घटना से मोटिवेटेड थे कि वो अपने लाहौर में जब थे वहां पे, तो उस पे उन्होंने एक लेखन, इन क्रांतिकारियों पे लेखन शुरू किया। और ये क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल और ये लोग उनके हीरो थे। उन्हीं लोगों पे वो एक सीरीज शुरू किया उन्होंने और हर वीक में इन लोग क्रांतिकारियों के बारे में वो सीरीज प्रकाशित करते थे। मैगजीन का नाम था कीर्ति मैगजीन थी। तो ये हुआ 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने की अध्यक्षता में इसको दोबारा रिवाइव कर दिया गया। अब दोबारा ये ग्रुप एक्टिव हो गया। अब जैसे ही 28 में आए हैं, भगत सिंह ज्वाइन किए हैं, 29 में वो क्या करते हैं, HSRA के सदस्य बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जा करके 8 अप्रैल को सेंट्रल असेंबली में किसी बिल पे चर्चा चल रही थी, बहस चल रही थी, उसमें जाकर के सामने वहां पे उन लोगों ने बम फोड़ा और उसके बाद उन्होंने कहा इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र है। कौन सा बिल, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ, किस बिल पे वहां पे बहस चल रही थी, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है वो डिस्प्यूट बिल तथा सेफ्टी बिल, जिसका उद्देश्य राजनीतिक जनता विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, फैक्चुअल है, आप देख लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, बम के साथ फेंके गए पर्चों में HSRA का संदेश था कि बहरों को के कानों को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया है। अब इस षड्यंत्र में इन लोगों के खिलाफ मुकदमा चला। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और HSRA के अन्य सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चला और फिर फाइनली 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है इसके केस में, ठीक है ना। और बटुकेश्वर दत्त को सेलुलर जेल में भेज दिया जाता है अंडमान निकोबार के। तो इस तरह से HSRA के सभी सदस्यों का अंत हो गया। एक चंद्रशेखर आजाद बचे थे, तो उनको भी अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान उनको बहुत सारी गोलियां लगी, फिर आखिरी गोली उन्होंने खुद को मार के, इसके बाद ये HSRA समाप्त हो गया। मतलब HSRA का फिर जमीन पे, ग्राउंड पे कोई इस तरह का इंपैक्ट नहीं रहा, क्योंकि सारे सदस्य को, किसी को फांसी हो गई, कोई मुठभेड़ में मारा गया और लगभग सभी समाप्त हो गए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना हुई, ये तो बहुत महत्वपूर्ण घटना है ये भी, लेकिन चटगांव शस्त्रागार कांड, इसको इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है जितना कि ये महत्वपूर्ण है। 1930 की घटना है। ये मास्टर सुरसेन है, एक टीचर थे, इनको प्यार से मास्टरदार लोग बोलते थे। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुद की आर्मी तैयार कर ली 1930 में। जैसे सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना कर दी, उस तरह का नाम रखा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। धीरे धीरे इसके 500 सदस्य हो गए और जब इतने सदस्य हो गए तो उनको हथियारों की जरूरत पड़ी, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे। फिर उन्होंने हथियारों की जरूरत महसूस हुई, तो उसके बाद उन्होंने 18 अप्रैल को चटगांव के 2 शस्त्रागारों को लूटने की योजना बनाई और पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया कि जैसे मान लीजिए कहीं लूटना है इन लोगों को या कुछ इस तरह का प्लान एग्जीक्यूट करना है, तो जो जो चीजें हो सकती हैं कि भाई ट्रेन का ट्रैक है उसको उखाड़ दिया, तोड़ दिया, कोई आ ना सके, कोई सरकारी आदमी आ ना सके। दूसरा, जो भी कम्युनिकेशन का साधन है, संचार का साधन है, अगर टेलीफोन है तो वो, या बाकी और भी तरह की, उन सबको तोड़ दिया, हटा दिया, उस पर सब पे कब्जा कर लिया। उसके बाद जब ये हो गया, उसके बाद वहां पे जाकर के 2 जगह इस दौरान उन्होंने लूट को अंजाम दिया और इस दौरान जिसने भी विरोध किया उसको गोली भी मार दी गई। तो इस तरह से उन्होंने दोनों जो 2 शस्त्रागार थे, जो मतलब जखीरा था हथियारों का अंग्रेजों का, उसको दोनों को लूट लिया। और उसके बाद इन लोगों ने उसके बाद भी प्लान किया था, एक अच्छा प्लान किया था जो सेफ होने का, कि जैसे कि मान लीजिए
कोई अगर हाइट पे है, पहले अगर किसी तरह का युद्ध हो रहा है और कोई हाइट पे है तो वो एक एडवांटेज पोजीशन पे होता है। तो यही इन लोगों ने किया कि उसके बाद ये जलालाबाद की पहाड़ियों में जाकर के छुप गए और करीब 4 दिन तक पूरे चटगांव का प्रशासन इन लोगों के पास था। मतलब 4 दिन की इनकी सरकार थी, फ्री रहे 4 दिन, ठीक है। उसके बाद 22 अप्रैल को अंग्रेजों ने पहाड़ को चारों ओर से घेर लिया, गोलियां चली। इस संघर्ष में 11 क्रांतिकारी मरे और 160 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। 160 ब्रिटिश सैनिक मारे गए और 11 ही क्रांतिकारी मरे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा सक्सेस था उस समय के हिसाब से। और वो उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे वो लोग उस समय भाग निकले। लेकिन फिर क्या था, बहुत उसके बाद धरपकड़ हुआ, बहुत जगह छापे पड़े। फिर फाइनली इन लोगों को, मास्टर दा को गिरफ्तार कर लिया गया 16 फरवरी को। और उसके बाद एक जमींदार ने पैसे के लालच में उन्हें अपने घर से पकड़वा दिया। 1934 में फांसी की तारीख मुकर्रर हुई और उन्हें मेदिनीपुर जेल में फांसी दे दी गई। कहते हैं कि फांसी से पहले उनको बहुत सारी यातनाएं दी गई, दांत तोड़ दिया गया, नाखून निकाल दिया गया, बहुत तरीके टॉर्चर किया गया था। उसके बाद उनका आखिरी खत में आखिरी लाइन ये था, जिसका अंश इस तरह से, 11 जनवरी को अपने एक मित्र को उन्होंने पत्र लिखा था, उसमें फांसी के एक दिन पहले, मृत्यु मेरा द्वार खटखटा रही है, मैं सिर्फ एक चीज छोड़कर जा रहा हूं, अपना स्वप्न, स्वतंत्र भारत का स्वप्न। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ो और अपने कदम पीछे मत खींचना, उठो और कभी निराश मत होना, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से इनका भी फांसी दे दी गई और ये हो गया। ये अब एक मूवी आई थी खेले हम जी जान से, उसी पे बेस्ड, चिड़गांव पे ही बेस्ड थी। ये महिलाएं भी उसमें शामिल थी, तो ये भी एक सदस्य थी उसकी, प्रीति लता। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी इंडियन इंडिपेंडेंस के दौरान की। इसके बाद हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो प्रथम 1857 का आंदोलन था उस बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद एक सेट होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, फिर हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।